नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल हिंदी विथ डॉक्टर डीके। मैं डॉक्टर धनेश कुमार आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक टॉपिक लेकर के। जो कल हमने संज्ञा का जो प्रकरण शुरू किया था, उसी प्रकरण को आज हम आगे बढ़ाते हुए दूसरे भाग में हम इसको पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि पहले भाग में हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा और आपकी जातिवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसके जो अपवाद हैं, किस प्रकार के शब्दों में जुड़ करके ये अपना जो भाव है वो प्रकट करती है, उसी को आज हम स्पष्ट करेंगे। देखिए, भाववाचक संज्ञा यानी कि इसको आप देखिए, जिसको हम वास्तविक आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी किसी चीज को आपने वास्तविक आंखों से देखा तो वहां पर व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जो हम वो पीछे अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाववाचक। और भाववाचक पढ़ने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस चीज को हम आंखों से कभी भी नहीं देख सकते। उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण के रूप में बताया होगा, आज भी मैं दोबारा अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा, जैसे कि उदाहरणों में आपको नजर आ रहा है। तो प्रमुख रूप से जब हम देखेंगे तो अपने सामने आएगा कि भाववाचक संज्ञा वो चीज है जिसको हम अपनी वास्तविक खुली आंखों से नहीं देख सकते, और उसको हम प्रमुख रूप से क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका हम फीलिंग करते हैं। यानी हमें वो फील जरूर होगी परंतु वो चीज हमें दिखेगी नहीं। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा कि जो प्रमुख रूप से किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान विशेष, किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग उसको देख पाते हैं। यहां पर इसका एकदम अपोजिट है, इसको हम केवल अनुभव करेंगे, इसको हमें वास्तविक आंखों से वो नहीं देख सकते। और प्रमुख रूप से हम देखेंगे कि जो भाववाचक संज्ञा है वो प्रमुख रूप से किस किस से बनेगी, यानी कि जो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, इन शब्दों के साथ क्या करेंगे हम लोग, कोई ना कोई प्रत्यय है वो जोड़े देंगे। जैसे देखिए, एक एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए, सर्वनाम शब्द है अपना, और इसमें हमने पन प्रत्यय वो जोड़ दिया तो शब्द क्या बन जाएगा, अपनापन। तो ये अपनापन क्या है, एक भाव है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा हम इसमें रखेंगे। 2 नंबर पे विशेषण। विशेषण में देखिए, विशेषण बड़ा क्या है, विशेषण है, और इसमें हमने आई और पन प्रत्यय जोड़ देंगे। तो यदि हम बड़ा में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ाई, और जब हम पन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़प्पन। ध्यान देंगे, क्रिया से, क्रिया शब्द कोई भी होगा, जैसे लिखना क्या है, क्रिया है, तो इसमें लिख क्या है, धातु है, और लिख धातु में जब हम लोग आवट प्रत्यय जोड़ देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, लिखावट। अभी इस प्रकार देखिए, अभी मतलब जिसका वे नहीं किया जा सके, देखिए दूर, दूर को हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए दूर अव्यय शब्द है। दूर में हमने क्या किया, ई प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द क्या बन गया, दूरी। देखिए, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि भाववाचक संज्ञा में प्रमुख रूप से हम लोग देख नहीं सकते, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, और प्रमुख रूप से सर्वनाम शब्द से, विशेषण शब्द से, क्रिया शब्द से, अवयव शब्द से, उसके साथ हम जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो अपना भाव है वो प्रकट हो जाता है। यानी कि अपनापन, बड़प्पन या बड़ाई, लिखावट और दूरी, ये क्या है, भाव हैं। इन सब में भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ये प्रमुख रूप से आप लोग है वो ध्यान रखेंगे। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र भाववाचक, यानी जिनमें हम प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, हम स्वतंत्र रूप से उसमें क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा है वो है। जैसे उन शब्दों में सीधा हो जाएगा, जैसे सुख है, दुख है, स्नेह है, प्यार है, दुलार है, रोग है, नींद है, संसार है, क्योंकि इनमें कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। और आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्यय यदि नहीं जुड़ा हुआ है तो इनको हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द है वो कह सकते हैं। यानी कि स्वतंत्र जो भाववाचक संज्ञा शब्द है उनको हम किसको कहेंगे, ये जो सीधे शब्द हैं। यदि इनके साथ कोई प्रत्यय जोड़ भी दिया जाए, मान लो वैसे तो स्वतंत्र भाववाचक पहले से ही हैं, फिर भी इनमें हम कोई प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये शब्द क्या बनेंगे, इन शब्दों को विशेषण शब्द माना जाएगा। यानी कि जैसे मान के चलो सुख है, सुख में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द क्या बन गया, सुखी। सुख तो क्या है, भाव है, और सुखी क्या है, विशेषण। यानी कि जब हम
क्या करेंगे कि कोई भी अपना ये स्वतंत्र जो आपकी जो भाववाचक शब्द हैं उनमें यदि हम क्या करेंगे कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो उससे बना हुआ शब्द, यानी कि उससे बना हुआ शब्द क्या बना, ये देखिए सुखी शब्द बन गया। तो सुखी तो क्या है आपका विशेषण है और सुख क्या है आपका भाव हो गया। तो इन जो शब्दों में हम जोड़ेंगे तो आप विशेष रूप से ध्यान वो रखेंगे। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, 3 शब्द हैं ममता, एकता और समता। यदि ये किसी लड़की के नाम होंगे तो वहां पर क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, देखिए ये जैसे मैंने देखा ममता 8वीं में पढ़ती है, समता अपने घर जा रही है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ममता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर्गत आ जाएगा। जो ही देखिए ये जो भाव आएगा, यानी मां की ममता अनुपम होती है, इस संसार में मां की ममता से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मां की ममता, तो ममता शब्द यहाँ पे भाव के रूप में आया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा शब्द है वो इसको रखेंगे। देखिए ममता, एकता, समता, यदि ये भाववाचक संज्ञा शब्द वैसे माने जाते हैं, यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि ममता शब्द है तो ममता शब्द को आप क्या करेंगे, ममता शब्द में संज्ञा है, ऐसा आ जाए कि ममता शब्द में संज्ञा है, एकता शब्द में संज्ञा है, समता शब्द में संज्ञा है, तो आपको क्या मानना है, भाववाचक संज्ञा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको आप भाववाचक संज्ञा मानेंगे। जो ही ये ममता किसी लड़की का नाम हो जाता है तो आप प्रमुख रूप से क्या करेंगे, उसको आप किसमें रखेंगे, उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। ये क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये इस तरीके से यदि आप हिंदी पढ़ेंगे, हर टॉपिक को क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता है वो पैरे चूमेगी। तो आगे चलते हैं हम। आगे देखिए संज्ञा के अन्य भेद। हमने मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद है वो पढ़े हैं, जिनमें हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमने पढ़ा। अब संज्ञा के अन्य भेद, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में संज्ञा के 5 भेद है वो माने जाते हैं, जिसको हम क्या मानते हैं, चौथे के रूप में हमने देखा समुदायवाचक, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, और ये है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मेटेरियल नाउन, यानी कि हम प्रमुख रूप से 3 तो वो हो ही गए और 2 और मानेंगे। यदि परीक्षा की दृष्टि से यदि मान लो कि आ जाए पर्सन की सोना में संज्ञा है और वहां पर द्रव्यवाचक आ जाए और जातिवाचक आ जाए, तो आपको क्या मानना है, वहां पर द्रव्यवाचक है वो स्वीकार करना है। अब देखिए एक तो है संज्ञा के अन्य भेदों में समुदायवाचक, यानी समुदायवाचक यानी समूह विशेष की स्थिति को प्रकट करेगा, यानी कि कोई भी समूह है या मान लो कोई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको प्रमुख रूप से एक रूप में बांधने का कोई शब्द प्रकट कर रहा है, तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, समुदायवाचक संज्ञा है वो कर देंगे। जैसे कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सेना में बहुत सारे जवान होते हैं, सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं, दल भी बहुत सारे लोगों का होता है, संसद में भी बहुत सारे मंत्री और जो होते हैं, और मंडल भी बहुत सारे लोगों का या मंत्रियों का, जिसका भी है वो हो जाएगा। तो समूह को जो प्रकट करेगा वो समुदायवाचक संज्ञा है वो कहलाती है। अब है अपनी द्रव्यवाचक, जैसा कि हमने मेटेरियल नाउन, यानी कि जैसा मैटर होगा, मैटर का मतलब मटेरियल मान सकते हैं आप उसको प्रमुख रूप से, कि पदार्थ की कोई भी अवस्था, यानी पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में रहता है, आपको पता है, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों ही अवस्था इसमें शामिल हो जाएगी। और देखिए ठोस यानी ठोस यदि क्या होती है, सोना ठोस होता है, चांदी ठोस होता है, पत्थर ठोस होता है, ग्रेनाइट है, ये सब क्या होता है, ठोस होता है। द्रव्य में देखो पानी है, तेल है, घी है, ये प्रमुख रूप से चीजें हैं वो किसमें आ जाएगी, लिक्विड अवस्था में। और ये ठोस हो गई, तो ये गैस इसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन गैस आ सकती है, हाइड्रोजन आ सकती है और नाइट्रोजन आ सकती है, सारी गैसें किसमें आ जाएगी। यदि ये चीजें आ जाए कि सोना में संज्ञा है और वहां पर आपको दोनों ऑप्शन मिले, द्रव्यवाचक और जातिवाचक, तो वहां पर आपको द्रव्यवाचक करना है। यदि मान लो सोना शब्द में संज्ञा है और वहां पर ये आपको मिले ही नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, जातिवाचक। और प्रमुख रूप से हिंदी में ये प्रमुख रूप से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल है वो करते हैं। इसीलिए प्रमुख रूप से मैंने आपको संज्ञा के 3 ही भेद बताए थे, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा आपका है भाववाचक। यदि बात प्रश्न की आती है तो प्रश्न के जो स्तर है, प्रश्न का जो पूछने का तरीका है और अगला पूछना क्या चाहता है, उसके जो विकल्प हैं उसके अनुसार आप अपने उत्तर का चयन है वो करेंगे। क्योंकि अंग्रेजी में 5 जो आपकी संज्ञाएं होती है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रमुख रूप से
ये चीज है वो देखेंगे। तो आप विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखेंगे। यदि संज्ञा के 3 जो हैं वो मुख्य रूप हैं और 5 हम देखें तो आपका समुदायवाचक और द्रव्यवाचक आ जाएगा। ये चौथा और जो 5वां है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, वो शामिल किया जाता है। चलिए कुछ इसमें विशेष नियम है उनको भी हम देखने का प्रयास है वो करते हैं। यदि वीडियो में आपको मजा आ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, रुचि आपकी बढ़ रही है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जितना हम बढ़ाते हैं उतना हमारा बढ़ता है। और वो बढ़ाते कैसे हैं? जैसे हम दूसरे के पास भेज करके, यदि कोई चीज आप डिस्कस में बात करते हैं, अपनी ज्ञान है वो दूसरों को भेजते हैं, तो वो क्या करेगा, उस चीज का ज्ञानार्जन करेगा और उसको सफलता का मार्ग है वो होगा। चलिए हम विशेष नियम है वो देखते हैं। देखिए इसके विशेष नियमों में जो पहला नियम आप देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि वाक्य प्रयोग में अपने समान विशेषता वाले अर्थ को प्रकट कर रहा है तो वहां हमेशा क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसे होगी देखिएगा, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जैसे कश्मीर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि ये वाक्य प्रयोग में अपने समान विशेषता वाले अर्थ को प्रकट कर रहा है तो वहां पर हमेशा क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। देखिए कैसे, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। देखिए तो कश्मीर है, यहां पर कश्मीर में क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यहां पर कश्मीर में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जब वाक्य प्रयोग में अपने समान विशेषता वाले अर्थ को प्रकट कोई शब्द कर रहा है तो वहां पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा वो मानी जाएगी। देखिए गंगा, गंगा में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और वाक्य में प्रयोग हमने कर लिया राधा तो गंगा है, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, जातिवाचक शब्द वो मान लिया जाएगा। और भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लो एक शेक्सपियर जो अपना अंग्रेजी का एक लेखक है शेक्सपियर। अब शेक्सपियर में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो ही आपने किया, कालिदास भारत का शेक्सपियर है, कालिदास भारत का शेक्सपियर है, वहां पर प्रमुख रूप से आप क्या करेंगे, कालिदास को आप जातिवाचक संज्ञा में लेकर के जाएंगे। नियम नंबर 2 देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द वाक्य प्रयोग में एक व्यक्ति विशेष के नाम को प्रकट कर रहा है। मान लो देखिए जातिवाचक संज्ञा का, जैसे नेताजी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यदि ये नाम किसी व्यक्ति विशेष को प्रकट कर रहा है, देखिए नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, तो नेताजी यहां पर एक व्यक्ति विशेष हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी, न कि जातिवाचक। दोबारा देखिए दूसरा उदाहरण, मोदी, मोदी नरेंद्र मोदी, ये मोदी जो है वो एक जाति है, क्योंकि एक जाति लगाते हैं, परंतु यहां पर मोदी नरेंद्र मोदी के लिए आया है, इसलिए क्या है, भारत का प्रधानमंत्री है। तो यहां पर मोदी जो शब्द है, नेताजी शब्द है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी, और इन शब्दों में क्या होगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार इनमें व्यक्तिवाचक और यहां पर जातिवाचक। 1-2 नियम और हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। नियम नंबर 3 देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा किसमें प्रयुक्त होती है, एक वचन में प्रयुक्त होगी। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है, तो बहुवचन में कौन सी होती है, ये ध्यान रखेंगे, जातिवाचक होती है। वरना ये ध्यान रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगी। जो ही यदि इनको बहुवचन में प्रकट कर दिया जाए, यदि इनको बहुवचन में प्रकट कर दिया जाए तो हमेशा जातिवाचक वो मानी जाएगी। जैसे विभीषण, विभीषण किसी व्यक्ति का नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक है। अशोक है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। यदि हमने क्या कर दिया इसको, ये देखिए बहुवचन में कर दिया, विभीषणों, अशोकों, तो इनमें क्या आ जाएगी, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ये विशेष रूप से ध्यान वो रखेंगे, प्रश्न बार बार यहीं से पूछा जाता है। नंबर देखिए 4, नियम नंबर जो 4 है अपना क्या कहता है, किसी भी क्रियावाचक शब्द को यदि ओकारांत बहुवचन, ओकारांत का मतलब ओ की मात्रा, ठीक है, ओकारांत बहुवचन यानी ओ की मात्रा भी हो जाएगी, वो शब्द क्या होगा, बहुवचन होगा, ये ध्यान रखेंगे। में लिख दिया जाता है तो वहां उसे क्रियावाचक शब्द नहीं मान करके, यानी कि यदि कोई शब्द है वो क्रियावाचक है और वो क्या है, ओकारांत बहुवचन में लिख दिया जाता है, तो वहां पर यदि वो एक वचन में है तो क्रिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओकारांत हो चाहे पर एक वचन में है तो क्रिया रहेगा। जो ही उसको बहुवचन में लिख दिया जाता है तो वो क्रियावाचक शब्द है, वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द मान लिया जाएगा। जैसे ये मान लो सोना, मैंने लिखा सोना, सोना क्या है, क्रिया, क्रिया शब्द है,
जैसे कोई सो रहा है तो वो भी क्रिया है। जो ही सोतों, यानी कि जो जैसे यहाँ पर ये सोतों आ गया, यहाँ पर रोतों आ गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपका क्रियावाचक शब्द नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, आपका प्रमुख रूप से जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। जैसे सोतों को मत जगाओ, यानी सोना और बहुवचन हो गया और ओकारांत पे आ गया, देखो ओ की मात्रा आ गई और इसमें भी ओ की मात्रा आ गई और ये बहुवचन हो गए। जैसे कहा सोता, एक सोतों यानी बहुत सारे व्यक्ति और वो सो रहे हैं, उनको आप लोग मत जगाओ, रो रहे हैं उनको हंसाओ, यानी बहुत सारे लोग हैं, वो एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं वो रो रहे हैं और उनको आप हंसाने का काम करो, उनको आप रुलाने का काम है मत करो। इस प्रकार देखिए 4 हमने विशेष नियम पढ़े। अलग से हमने 2 जो रूप इनके पढ़े, द्रव्यवाचक और जो आपका समूहवाचक है, और इसके अलावा हमने प्रमुख रूप से क्या देखा, हमने प्रमुख रूप से जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को हमने पढ़ा है। तो प्रमुख रूप से आप ये ध्यान रखें, यदि मुख्य रूप से पूछा जाए तो 3 ही आप क्या बताएंगे, इसके 3 रूप है वो बताएंगे, और यदि 2 रूप और पूछ ले जाएं तो आप उनको बताएंगे समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, क्योंकि अंग्रेजी में ये क्या होते हैं, 5 रूप होते हैं और प्रश्न के विकल्प के अनुसार आप उत्तर का चयन करें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आपने संज्ञा के टॉपिक के दोनों भाग यदि आपने देख लिए तो आपको संज्ञा कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप सब्सक्राइब चैनल को करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।